नमस्कार एवरीवन। मैं सीए मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन पेपर वन अकाउंटिंग की इस क्लास में। आज ये हमारा क्लास ये स्टडी मटेरियल के लिए लास्ट होने वाला है। चैप्टर 11 का कंपनी अकाउंट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है सारे हमने आईपीसीसी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये जो 3 अलग-अलग यूनिट है आपके 11वें नंबर के चैप्टर में ऐड हुए हैं, उसके क्वेश्चन आपको अभी फाउंडेशन के एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो ये हमने कहाँ से कलेक्ट किया है? आईपीसी यानी कि इंटर के एग्जाम में से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 20 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड। ऑथोराइज कैपिटल है 1,50,000, इक्विटी शेयर्स है 30,000, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अब इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एक्चुअल में कितनी है? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 9 lakhs, 15,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each। रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन काफी अच्छी है कंपनी की। सिक्योरिटी प्रीमियम है 18 लाख का। जनरल रिजर्व है 16,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बैलेंस क्रेडिट है 7,509% डिबेंचर, मतलब कि डेट लिया हुआ है। ट्रेड पेएबल्स है 2,12,500। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंपनी की पोजीशन जो है वो काफी अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस यहीं तक है, बाकी जो है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और ये जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट में देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू जिसकी 17,40,000 है, हालांकि उसकी बुक वैल्यू है 14,70,000। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 14,17,000 पर ही अकाउंटिंग चालू रखेंगे जब तक इसको सेल नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो है 17,60,000 है। कैश एंड बैंक बैलेंस 5,42,500। अभी ये इतनी चीजें समझने के बाद हमें करना क्या है, तो उसका लंबा चौड़ा लिस्ट है। इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 15 May 21, मतलब कि यहाँ पर साल कौन सा है? 21-22। The company passed the following resolution to redeem 10% preference shares at a premium of 5%। तो जो प्रेफरेंस शेयर है 10% वाला, उसको रिडीम करना है 5% से। 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर है तो 5% के हिसाब से 75,000 रुपया जो होगा, दैट विल बी द प्रीमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। To redeem 9% debenture by making offer to debenture holders to convert their holding into equity shares at ₹40 per share or accept cash on redemption। तो कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास? 7,509% डिबेंचर्स है और 7,50,000 उसकी वैल्यू है। चलिए अभी इसको ऑफर किया है तो कितने लोग ऑफर लेते हैं वो बाद में आएगा। To issue fully paid bonus shares in the ratio of 1 equity share for every 3 shares held on 31st March। मतलब यहाँ पर जो लोग कन्वर्जन करवाएंगे डिबेंचर का, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। 31 मार्च 21 को ये जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर से उसकी बात हो रही है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। Redemption of preference shares and debenture will be paid through company's cash and bank balance subject to leaving a minimum cash and bank balance of 2 lakhs। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल मिलाकर हमारे पास कितना रुपया है? 5,42,000 रुपीज। इनमें से आपको पेमेंट करना है 15 लाख, तो मतलब हम करीबन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, कैसे बाकी की कैश प्राप्त होगी, ये आगे आएगा। तो इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ₹40 पर शेयर इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो, टू फाइनेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स।
अगर जरूरत नहीं होती है तो हमें, देखिए जरूरत है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, तो ये 5 नंबर पॉइंट कवर हो जाएगा। अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो इसकी नोट हमें लिखनी है, ये आप एग्जाम में भूलना मत। On 5th June 21, investment were sold for rupees 16,80,000. फंड आ गया, चलिए। And preference shares were redeemed. प्रेफरेंस शेयर्स का 15,75,000 रुपीज पेमेंट कर दिया गया। On 30th, 30% of the debenture holder exercised their option to accept cash. इसका उल्टा सोचे तो 70% जो है उन लोगों ने कन्वर्जन को स्वीकार किया है। And their claims were settled on 1st August 21. The bonus issue was concluded by 10th August 21. Okay. You are requested to generalize the above transaction, including cash transaction, and prepare balance sheet as at 30th September 21. All working notes should be part of your answer. 20 मार्क का क्वेश्चन है, 35 मिनट में कंप्लीट करना है। हम कोशिश करेंगे हो जाए, बाकी जो लेंथ है सब्जेक्ट की, मतलब क्वेश्चन की, मैं एक्सप्लेन करके अगर बोलता हूं तो हो सकता है थोड़ा लंबा चलेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट किस चीज की बनानी है? हम जो रिडेम्पशन कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन करना है कि भाई कितना डिबेंचर्स है वो हम कन्वर्ट करेंगे, कितना हम कैश पेमेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 7,500 डिबेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच, मतलब ये 7.5 लाख रुपए का डिबेंचर है। 30% लेस, 30% ऑप्टेड कैश ऑप्शन। अब इसका जो 30% है वो कितना हो जाएगा? 2,25,000। इसे माइनस करेंगे तो 5,25,000 जो है वो कन्वर्जन एक्सरसाइज वाले हैं। अभी कितने शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, तो 5,25,000 है। हमें बताया गया है कि 40 रुपए के भाव से इसको शेयर दिया जाएगा, तो इसमें 10 रुपया जो है फेस वैल्यू, जो नॉमिनल वैल्यू है, और बाकी के 30 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो 13,125 शेयर्स इश्यू हो गए। ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 1 है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैश का पोजीशन क्या है वो देखनी पड़ेगी। हमें इतना याद रखना है कि कैश जो आएगी, पहले तो ओपनिंग कैश कितनी है? ओपनिंग कैश है 5,42,500। कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 5,42,500। फिर इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका कितना रुपया प्राप्त हुआ? देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये 16,80,000 हुआ। इसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 14,70,000। तो बाकी का जो डिफरेंस रहेगा 1470 माइनस 1680, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट। वो जनरल एंट्री में हम एंट्री करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है? हमें इतना याद रखना है कि ये 16,80,000 रुपया हमारे पास आया। सो टोटल कितना हुआ? 22,22,500। इसमें से हम पेमेंट करेंगे लेस पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है? 15 लाख प्लस 5% इसका 75,000 होगा, तो 15,75,000 का पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर को हमें पेमेंट करना है, कितना करेंगे? अभी अभी हमने देखा 30% ऑप्टेड फॉर डिबेंचर कन्वर्जन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है?
कि डिबेंचर होल्डर जो कैश ऑप्शन वाले हैं उसको हम पेमेंट करेंगे तो उसे उसका इंटरेस्ट हमें देना है। इंटरेस्ट कब दिया होगा? ये 31 मार्च 21 को है। देखिए 9% डिबेंचर्स है तो इंटरेस्ट हम 7,50,000 पर 9% गिनते हैं 67,500। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भी इनको हमें पेमेंट करना है। तो ये कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं, लेकिन डिबेंचर रिडेम्पशन कैसे हुआ है वो भी हमें पूरा समझना है। To redeem 9% debenture by making the offered debenture will convert their holding into equity share at rupees 40% or accept cash on redemption. देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हो डिबेंचर का तो पूरे के पूरे 7.5 लाख पर आपको गिनना है। अब देखिए डिबेंचर होल्डर्स को मैं 15,75,000 तो दे रहा हूँ। डिबेंचर साथ में जिन लोगों ने कन्वर्जन करवाया है उसको तो हम कैश शेयर देंगे, लेकिन जिसको कैश पेमेंट देना है ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोग हैं 2,25,000। अभी इंटरेस्ट जो है वो हम कैसे गिनेंगे? 7,50,000 है, उसका 9% मल्टीप्लाई, सेटलमेंट हुआ है 1 अगस्त को, तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 जुलाई 21 यानी कि 4 महीने का हमें इंटरेस्ट भी पे करना है सभी डिबेंचर होल्डर को। तो 750 के 9% मैंने कर दिए डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 22,500 भी मुझे पेमेंट करने हैं कैश में से। अभी ये दोनों का टोटल कितना होगा? 247,500। तो मेरे पास 22,22,500 कैश है, उनमें से मैं माइनस करता हूँ 15,75,000, उनमें से 247,500, तो मेरे पास 4 लाख की बैलेंस बचती है। अब मुझे ये अगर 2 लाख से कम होता तो रेज करना पड़ता नए इक्विटी शेयर्स, तो मुझे नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करने की जरूरत नहीं है। जो कि इसमें पॉइंट लिखा है तो आपको नोट में लिखना है कि देयर इज ए नो नीड टू इश्यू फ्रेश इक्विटी। उससे क्या होगा? आपका जो ये प्रश्न है क्या है, इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ द इक्विटी वाला, उसका जवाब आपने दे दिया। अगर ये आप भूल जाते हैं तो 1-2 मार्क्स कट जाए। अब इतना वर्किंग करने के बाद हमें काम शुरू करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें बनानी है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हमें तारीख का महत्व है, तो हर बार तारीख देखते रहेंगे। 5 जून को इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वहां से हमारी एंट्रियां शुरू होती है, तो हम शुरू करते हैं। पहली एंट्री हमारी 5 जून की बनेगी। 5 पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। डेबिट 16,80,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां से आपको बुक वैल्यू लेनी है। आपने अगर 17,40,000 मार्केट वैल्यू ले लिया, यू विल बी रॉन्ग। सो टू P&L, बाकी जो बचा वो सब प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट है 2,10,000। सो एनकेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड या एनकेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। नरेशन नहीं लिखा है तो 100% मार्क, मतलब आपके रिस्पेक्टिवली मार्क कटेंगे। ऑलवेज टेक केयर। ये पैसा आया उसी दिन हमने, यानी कि कंपनी ने पेमेंट कर दिया। किसका कर दिया? 10% रिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 15 लाख से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैं यह शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है, उसके भी मार्क्स कटते हैं। 2. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी एक एंट्री हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो क्या है, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो तो आपको रिस्पेक्टिव अमाउंट आपको जनरल रिजर्व में से लेकर ट्रांसफर करनी है। कहां पे करेंगे आप? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहां पर आपको ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी 18 लाख रुपया पड़ा है, अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जनरल रिजर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज द थिंग। चलिए, तो ये हमने किसकी एंट्री डाल दी? प्रेफरेंस एंड रिडम्पशन की, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जून 5 का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है और 1 अगस्त को डिबेंचर के जो पेमेंट का काम है उसको शुरू करना है। ये हमारा पहला काम हो गया। चलिए, अगस्त 21 को डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसका वर्किंग भी हमने कर लिया है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। अगस्त 1 को 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आपको यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस नंबर दे देना है, 1 2 3 या जो भी है, वो है 22,500। पूरा पैसा कहाँ जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये अमाउंट बन जाएगी 7,72,500। अभी यहां से हमें पेमेंट करना है। ध्यान रहे यहां पर कन्वर्जन वाला हिस्सा भी आएगा जिसका वर्किंग हम कर चुके हैं। अगस्त 1 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 7,72,500 टू कैश एंड बैंक। कितना देना है? ये 2,47,500 ये हमें बैंक पेमेंट करना है। तो ये हमारा 247,500 हो गया। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 2,25,000 प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स हमने गिने थे, कितने शेयर्स इश्यू करेंगे वो ऊपर लिखा है। चलिए देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 13,125 शेयर्स। तो ये अमाउंट जो है 13,125 मल्टीप्लाई 10 तो 1,31,250 बन जाएगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका 3 गुना 13,125 मल्टीप्लाई 30, इसको हम ट्रांसफर करेंगे 3,93,750 को। इसको कैसे करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 डिबेंचर होल्डर्स पेड एंड इक्विटी शेयर इश्यूड।
तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमने अभी बनाया है, उनमें से अभी हम और काम करने जा रहे हैं। वो है टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ द 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स। एक्सचेंज शेयर्स कितने हैं? 90,000। तो नए शेयर बोनस शेयर इश्यू हो गए 30,000। अमाउंट बनेगी वो बनेगी 3 लाख रुपया। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 lakh rupees to bonus shareholder account दूसरी एंट्री हमारी होगी, इसे क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हमारी जो दूसरी एंट्री होगी वो बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करके हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे सेम डेट August 10। बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 3 lakh to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अभी हमने 30 सितंबर को एंट्री करनी है। किस चीज की करनी है वो हम समझते हैं। हमने 75,000 रुपीज प्रीमियम पेड किया है। वो किस चीज का किया था? प्रेफरेंस शेयर का। वो अकाउंट को हम बंद करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट से उसमें फंड ट्रांसफर करके। तो डेबिट 75,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये 75,000 की एंट्री हो जाएगी। इसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग भी कर सकते हो। सो प्रीमियम पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड। अभी हमने इंटरेस्ट पे किया था डिबेंचर का, उसकी एंट्री भी हम पास करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 22,500 was the value to interest on debenture account 22,500। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जनरल एंट्री का काम पूरा होता है। अभी दो चीजें हमें करनी है। हमें बैलेंस शीट बनानी है। कब बनानी है? 30 सितंबर 2021। हमारा पहला होगा शेयर होल्डर्स फंड। उसमें दो हिस्सा होगा, ए एंड बी। एक है शेयर कैपिटल जिसकी नोट बनेगी 1 नंबर से। दूसरा होगा रिजर्व एंड सरप्लस जिसकी नोट हम बनाएंगे 2 नंबर से। चलिए नोट बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें हमारा जो मेन सम है उसमें से कुछ चीजें उठानी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये जो है 15 लाख बन जाएगा। फिर हमारा है 30,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। हालांकि इसको हमने रिडीम कर दिया है, लेकिन जब आप ऑथराइज कैपिटल लिखते हो इसमें आपको ये लिखना है। इश्यूड के समय ध्यान आपका रहेगा। अब इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं इसका एक हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इक्विटी शेयर्स ओरिजिनली कितने थे?
इक्विटी शेयर्स ओरिजिनली 90,000 थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कन्वर्जन किया और हमारा 13,125 शेयर और बढ़ गए। फिर बोनस शेयर हमने इश्यू किया, बोनस शेयर्स में हमने 30,000 शेयर्स और इश्यू किए। तो हमारा इक्विटी शेयर्स 90,000 था, उसमें हमने 13,125 और 30,000 शेयर्स ऐड किए, कुल मिलाकर ये बन जाएगा 1,33,125 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। याद रहे इश्यूड एंड सब्सक्राइब साथ में है यहाँ पर। अगर ये फिगर हमारे ऑथोराइज से बढ़ जाता तो हमें नोट लिखनी है कि भाई हमने सारी प्रोसेस पूरी कर ली है। नोट नहीं लिखते हैं तो आपके जो पेपर चेकर है उसको लगेगा कि आपको पूरा ज्ञान नहीं है, तो 1-2 मार्क काट सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें हमें एक और चीज लिखनी है कि 30,000 शेयर्स, ये कुल मिलाकर जो शेयर है उसमें से आउट ऑफ कौन से शेयर ऐसे हैं जो अदर देन कंसीडरेशन है कैश के। तो आप देखेंगे कि हमने अभी जो शेयर्स इश्यू किए हैं ये दोनों शेयर्स अदर देन, तो कुल मिलाकर आपको ये 43,125 शेयर्स आर इश्यूड अदर देन कैश। ये नोट आपको लिखनी है। चलिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1,33,1,250, मतलब 13,31,250। अब हम बात करते हैं हमारी रिजर्व एंड सरप्लस की। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में ओपनिंग 18 लाख है। फिर हमने राइट का इश्यू किया, हमने कन्वर्जन किया डिबेंचर का। ये डिबेंचर में हमने 13,125 शेयर में 30 रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट किया, तो 393,750 रुपीज हमने कलेक्ट किए। तो ये जो हमारा बैलेंस ये बना 21,93,750। अभी हमारा दूसरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 15 लाख हमने इस बार ट्रांसफर किए थे जब प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम किया था, और 3 लाख के बोनस शेयर इश्यू कर दिए, ये हमारे 12 लाख रुपीस है। अब आते हैं जनरल रिजर्व पर। जनरल रिजर्व में खासे ट्रांजेक्शन हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस थी 16,50,000। इनमें से हमने ट्रांसफर टू CRRA 15 लाख को ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने इसमें से लेस और कर दिया कैश चीज को, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 75,000। तो ये सिर्फ 75,000 रुपीज बच गए। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 था। एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,10,000 हमने ट्रांसफर किए। इनमें से हमने इंटरेस्ट पेड किया, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि 22,500 था। तो अब इसका टोटल करते हैं, तो ये हमारी राशि बनेगी 3,07,500। ये सारे टोटल करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के। सबसे पहले 21,93,750, फिर 12 लाख रुपीस, फिर 75,000, उसमें आप ऐड करोगे 307,500, ये बनेगा 37,76,250।
अभी ये दोनों चीजें हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। एक तो सीधा मैं फिगर लिख देता हूं और दूसरा हमारा फिगर है 1331,250। अब बाकी का बैलेंस शीट को हम पूरा करते हैं। बाकी के बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि ये कैपिटल का मामला हो गया, रिजर्व का हो गया, डिबेंचर हमने पे कर दिया, ट्रेड पेएबल बचा है 212,500। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन एज पर द कंपनीज लॉ फॉर्मेट में देना है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल 2,12,500, इसका आप टोटल कर लेंगे। 53,20,000 इज द टोटल। चलिए अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में एक एसेट हमारे पास है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल मत करना। 31,60,000। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो था ये हमने एनकेश करवा लिया, तो अब दो चीजें हमारे पास बची है। एक बचा है ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट इसमें कुछ चेंज नहीं है, 17,60,000। केस का फिगर हमने वर्किंग नोट में निकाला था। ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 है। इसमें कंडीशन ही थी, कंडीशन ये थी कि 2 लाख तो मिनिमम मेंटेन करना है। तो ये जो था अभी हमने 4 लाख रुपीस बैलेंस है। तो हमने एक और नोट वहां पर लगाई थी कि भाई हमें कोई नया इश्यू करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए टोटल करते हैं। 30,60,000 प्लस 17,60,000 प्लस 4 लाख रुपीस, तो ये 53 और 20,000 हो गया। तो ये टोटल जो है, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी बोथ आर टैलिड। तो हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, आंसर भी कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं इसका प्रेजेंटेशन किस तरह से आईसीआई ने किया है। ये बहुत ही मतलब लंबा कह सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस, बाकी इतना टफ नहीं था ये मैं कह सकता हूँ। देखिए ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की साइड दोनों टैली हो रही है, तो एक अकाउंटेंट के आत्मा को बहुत ही खुशी होती है। और नोट्स टू अकाउंट्स जो है बढ़िया तरीके से बनाई है, सब वर्किंग है इसमें, तो इसको आपको ध्यान रखना। वर्किंग नोट्स यहाँ पर हमने एक नोट तो लिखी थी, दूसरी नोट जो आईसीआई ने लिखी है उसको आप समझ लीजिए। Security premium has not been utilized for the purpose of premium payable on redemption of preference, and assuming that the company referred in the question is governed by section 133। मतलब ये जनरल रिजर्व का प्रयोग क्यों किया कि हम ऐसा मानते हैं कि ये सेक्शन 133 कंपनी गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, ताकि ये इसमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए अल्टरनेटिव consideration otherwise also possible by utilizing security premium। अगर हमको दिया होता है कि ये कंपनी जो है वो सेक्शन 133 में फॉल नहीं करती है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है ऐसी नोट्स लिखना जो आपके मार्क्स को बढ़ाए। सो थैंक यू वेरी मच। 35 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया है और मिलते हैं नेक्स्ट सम में। नवंबर 22 इंटर की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 12 मार्क्स के लिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 April 21 the following balance appeared in the books of the Globe Limited
An unlisted company other than AIFFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो कंपनी है उसको जो भी मैंडेटरी एज पर सेक्शन 71 कुछ रूल्स पालन करने हैं। ये रूल्स क्या कहता है कि भाई आपको जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है वो आप 10% से करोगे और इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो 15% के हिसाब से करोगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगर कहीं शॉर्टफॉल रहा तो उसको हमें पूरा करना होगा। पहली बात तो यह है कि 50,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट पार। एट पार है मतलब ये अमाउंट कितनी हो गई, 50,000 है और 2 जीरो लगा दीजिए इसमें, तो ये 50 लाख हो गया। बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 5 लाख है, ओके। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 5 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 8.75% सिक्योर बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 each। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट 15% होना चाहिए, यानी कि 7.5 लाख रुपया होना चाहिए। तो बाकी की रकम जो है वो हमें ट्रांसफर करनी होगी। कब करनी होगी? ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि 1 अप्रैल 21 को। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर। तो ये 1 अप्रैल को इश्यू किया है तो 6 महीने के बाद। एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 मई 21 द कंपनी परचेज। देखिए अब हमारा सम शुरू होता है। कंपनी ने क्या कर लिया? परचेज कर लिया 8,000 डिबेंचर ऑफ इट्स ओन at the rate 98 rupees x interest per debenture and cancel them on the same date। तो ये जो 98 रुपीज के ऊपर परचेज हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो इसकी जो वैल्यू है 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी अमाउंट जो है उस हिसाब से हमें ये करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। इसका वर्किंग हमें समझ लेंगे जब हम सम के एंट्रिया कर देंगे तब। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 22 it further acquired another 10,000 own debenture at the rate 101 come interest per debenture and cancel them on the same date। कैंसिल करने का सिंपल मतलब क्या है कि आप अपना डिबेंचर अकाउंट में से उतनी अमाउंट को डेबिट कर दोगे जहां पर आपने परचेज किया है तो बैंक में जाएगा और डिफरेंस होगा, इधर प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। The fund required for purchasing the aforesaid debentures were partly raised by selling of the DRR investment। अभी on 30th March 22 को The remaining investment were realized at par। जो भी इन्वेस्टमेंट बचा था वो सब एट पार रियलाइज कर दिया, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिला उसमें। एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022। तो डिबेंचर के जो इंटरेस्ट होगा उसको हमें अलग से पेमेंट करते जाएंगे। हमें करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो आप देखेंगे कि एक साल के अंदर पूरे डिबेंचर को इश्यू भी किया और मतलब पूरा रिडीम भी कर दिया। एक तो 9% डिबेंचर अकाउंट बनाना है, दूसरा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है, तीसरा रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है और चौथा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम एंट्रिया को समझते जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो चलिए अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा अकाउंट हमें जो बनाना है उसका नाम है 9% डिबेंचर अकाउंट। 1/4/21 को
हमने ये परचेस किया था, मतलब इश्यू हुआ था, तो 50 लाख रुपए की इसमें बैलेंस हो गया था। ये बुक्स के अंदर ही बैलेंस अपीयर करता है, तो इश्यू कब हुआ था वो सब चीजें हमें नहीं दी है। हमें इतना पता है कि ये 50 लाख का बैलेंस है। अभी दूसरी एंट्री कब आएगी, जब 31 मई को कंपनी परचेस 8000 डिबेंचर ऑफ इट्स ओन एट 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, मतलब विदाउट इंटरेस्ट। तो 31 मई को हम बैंक में कितना पेमेंट करेंगे, यहाँ पर हम 98 मल्टीप्लाई 8000 यानी कि 7,84,000 का पेमेंट करेंगे। इसमें जो इंटरेस्ट है वो सेलर के पास रहेगा, तो हमारे कुछ लेना देना इसमें नहीं है। लेकिन इसे कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए 8000 डिबेंचर है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू 8 लाख होती है। तो जो भी डिफरेंस बचा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे, वहां से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, -7,84,000। एक एंट्री हमारी हो गई। अब दूसरी एंट्री हमें 1 जनवरी 22 को करनी है। उसको मैं क्या किया है, 1 जनवरी 22 इट फर्दर एक्वायर्ड अनदर 10,000 ऑन डिबेंचर एट द रेट 101 कम इंटरेस्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो बैंक में आप पेमेंट करोगे, कितना पेमेंट करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 101, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इस व्यक्ति को इंटरेस्ट कहां तक का मिला होगा, 30 सितंबर को मिल गया होगा, तो 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट थी, 10,000 शेयर है तो 10 लाख रुपया होगा। 10 लाख के आप 9% डिबेंचर को 3 महीने का पेमेंट कितने अमाउंट का होता है वो हमें देखना है। सो 10 lakhs मल्टीप्लाई 9% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 22,500, ये जो अमाउंट है उसमें से हम माइनस करके पे करेंगे, क्योंकि ये हम कम इंटरेस्ट पर पेमेंट कर रहे हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाई 101, ये आता है 10,10,000, उनमें से 22,500 हम माइनस करते हैं, 987,500 का हम पेमेंट कर रहे हैं। ये मीनिंग था कम इंटरेस्ट का, और पहले हमने देखा वो एक्स इंटरेस्ट का था। अभी क्या हुआ, अभी उसी दिन ये हमने कैंसिल भी कर दिया। जब कैंसिल करते हो तो बाकी की एंट्री जो है, जो डिफरेंस है कितने का, 10 लाख में से ये, तो ये करीबन 12,500 का डिफरेंस है टू प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, तो ये हमने माइनस कर दिया। तीसरी एंट्री 31 मार्च को होगी, जैसे हमको बताया गया है 31 मार्च को the remaining investment were realized on 30th March and debenture were redeemed on 31st March। तो बाकी डिबेंचर अभी बचा कितना, देखिए 50 लाख का था, उनमें से 8 लाख और 10 लाख के चले गए, तो बाकी 32 लाख रुपए का हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक। तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया पूरा 50 लाख से। अब हमें क्या करना है, हमें अभी आगे बढ़ना है और 3 अकाउंट बनाना है। पहला हमारा अकाउंट है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, मतलब दूसरा अकाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। हमें यह बताया गया है कि 1/4 को इसमें 5 लाख रुपया था,
इसमें हमें इतना ही समझना है कि ऑन 31st May, ऑन फर्स्ट जैन एंड 31st March जैसे जैसे हमने पेमेंट किया, ये डिबेंचर का 10% वैल्यू है, तो जितना कैंसिल किया उसकी 10% वैल्यू, सो उतना फंड हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। यहां से पैसा ऑलवेज कहा जाता है? जनरल रिजर्व में। अब कैसे जाएगा? पहले 8,000 शेयर इश्यू किए थे तो उसके 80,000, फिर 10,000 डिबेंचर कैंसिल किए थे उसका 1 लाख, बाकी जो बचा 3,20,000 31 मार्च को कर दिया, तो ये हमारा अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तीसरा अकाउंट जो हमें बनाने के लिए बोला है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर हमें सेक्शन 71 का इस्तेमाल करना है। हमें बोला गया है कि भी हमारा 1/4/21 को जो बैलेंस था वो था 5 लाख। हमें कुछ सोचे बिना 1/4/21 को क्या करना है? नया परचेस करना है इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का। तो ये कुल 7.5 लाख रुपया हमारा 50 लाख के सामने टेली हो गया 15%। तो हमने कायदे का पालन कर लिया, अदरवाइज इट इज वायलेशन ऑफ द लॉ। 31 मई 21 को बैंक के द्वारा हमने क्या हुआ, जैसे हमने 8,000 जो हमारे डिबेंचर कैंसिल किए तो उतना फंड हम विड्रॉ कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में से। तो ये क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसको विड्रॉ करते रहते हैं। तो ये 15% के हिसाब से 1,20,000 हो गया। फिर 1/1/22 को बाय बैंक, ये 10,000 था, उसका मल्टीप्लाई 100, उसका 15% यानी कि 1.5 लाख। अभी जो बाकी जो बचा उसको 31 मार्च 22 को बाय बैंक, ये कितना है 32,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50%, तो ये 4,80,000 हो जाएगा। कुल मिलाकर 7,50,000 हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए इसे समझते हैं। ये थोड़ा हर एक स्टेप पर आपको इंटरेस्ट अकाउंट को समझना है, तो देखिए कैसे ये काम करता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये हर साल में 0 बैलेंस होता है। 31 मई को आपने क्या किया, मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने परचेस किए थे 8,000 ओन डिबेंचर, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा उसको पेमेंट कर देना पड़ेगा जिस व्यक्ति के पास से डिबेंचर था। तो 8,000 डिबेंचर थे, 100 रुपीज के थे, 9% था, 2 महीने के उसके पास रहा, तो 2/12। अब इसका हिसाब करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाई 100 मतलब 8 लाख, उसका 9% 72,000, उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12,000 का इंटरेस्ट पेमेंट पहली बार किया। फिर बारी आई 30 सितंबर, इस बार हमारे पास जो भी बाकी बचे हुए हैं, कुल मिलाकर 50,000 डिबेंचर है जिसमें से 8,000 कैंसिल कर दिया है, 42,000 डिबेंचर बचे, 100 रुपीज के हैं, 9% के हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। सो 42,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9% मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, 1,89,000 का इंटरेस्ट हम बैंक में से पेमेंट कर देंगे। अभी 1 जनवरी 22, यहाँ पर भी हमें 10,000 परचेस किए हैं। हमने क्या परचेस किए हैं, डिबेंचर, तो मल्टीप्लाई 100 9%। देखिए सितंबर में आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद 3 महीने का हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं वैसे। सो 3/12 22,500 का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। उसके बाद 3
फाइनली 31 मार्च को जो हमारे पास 32,000 डिबेंचर बचे थे उसका 100 मल्टीप्लाई 9% मल्टीप्लाई 6/12, तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा रिमेनिंग लास्ट टाइम पेमेंट का, तो ये होता है 1,44,000। आप सबको पता है कि इसका जो टोटल अमाउंट होता है पूरे साल में वो हम वाइप ऑफ करेंगे, कब करेंगे, जब हमारा एनुअल बैलेंस शीट फाइनल होगा। तो 31 मार्च को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। 3,67,500 will be credited to interest on debenture account। तो यहाँ पर हमारी चारों कार्य प्रणाली पूरी होती है। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में किया है। माय डियर फ्रेंड्स, 12 मार्क का क्वेश्चन था, ये करीबन 21 मिनट में हमें कंप्लीट करना है। दैट इज अ मैनेजेबल थिंग। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा 9% डिबेंचर अकाउंट है, दूसरा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तीसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है? 15% ऑफ 50 लाख, मतलब 7,50,000। हमारे पास 1/4 को बैलेंस था 5 लाख, तो एडिशनल जो है वो 2,50,000 की रिक्वायरमेंट है। ये वर्किंग नोट आपको या तो बनानी है या तो आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो एस्टरिक करके। हालांकि दिस इज नॉट अ सजेस्टेड वे, बेटर इट इज कि भाई आप वर्किंग नोट बनाओ और बाकायदा एक अलग पेज का उपयोग करो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सम के। फ्रेंड्स, मई 22 के एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। Given below is the extract of the balance sheet of Daisy Limited as of 31st March 21. 15% 650 redeemable preference shares of ₹100 each, 80 per share paid up। देखिए, जब भी फुली पेड प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं तो उसका रिडेम्पशन नहीं होता है। हालांकि कई बार आपको बीट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए 2 प्रेफरेंस शेयर दिखाए जाएंगे और लिखेंगे कि भाई प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है, तो आपको याद रखना है कि फुली पेड का रिडेम्पशन ही होगा। यहाँ पर क्या होता है देख लेते हैं। 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹950 पर शेयर्स पेड अप, मतलब ये भी पेड अप फुली नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, जब ऐसा शब्द आता है तो उसका मतलब क्या है कि जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है अगर, तो आप इसको शॉर्टिंग यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व है जिसके मतलब हमारा फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 500, प्रॉफिट एंड लॉस 40,500, करंट लायबिलिटी 107,750, फिक्स एसेट्स 371,500, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख पर है जिसकी फेस वैल्यू 50,000 है। बैंक बैलेंस है 28,500। सो कुल मिलाकर यहाँ पर ये हमारा लायबिलिटी एंड एसेट्स दर्शाया गया है। चलिए तो अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया है। On 1st April 21, the board of directors decided to make a final call of ₹20 on redeemable preference shares and to redeem the same at a premium of 10% on 1st June 21। तो पहले रिडेम्पशन के पैसे मंगा लिए हैं और उसके बाद शेयर के पैसे मंगा लिए हैं और उसके बाद रिडेम्पशन का सोचा है, तो इट इज एज पर द गाइडलाइन, तो हमें चिंता की बात नहीं है। The investment of the face value of 20,000
are sold at the market price which was 150% of the face value. तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। It is decided to issue sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of 25% after leaving a balance of ₹50,000 in bank account. ओके तो 50,000 रुपया बैंक अकाउंट में रखना है। It was also decided to convert the partly paid up equity shares into fully paid up without requiring the shareholders to pay for the share. मतलब यहाँ पर जो पार्टली पेड था 950 मतलब 50 पैसा पर शेयर, तो 22,500 इक्विटी शेयर से उसके अगर हम अमाउंट गिनते हैं तो 11,250 रुपया हम एज ए बोनस इनको दे रहे हैं। तो हमें और नियम लग जाएंगे, क्या बोनस दे सकते हैं, उसके लिए कौन सा रिजर्व फ्री रिजर्व है, क्या हम कौन सी चीजों का रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं कि नहीं, सारी चीजें पिक्चर में आ जाएगी। was also decided to convert the partly paid up equity shares into fully paid up without requiring the shareholders to pay the same. देखिए यहाँ पर बोनस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है, फिर भी सारे रूल्स लागू हो गए। On 1st July 21, the board decided to issue fully paid bonus shares to the equity shareholder in the ratio of 1:5. इसका हम आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे कि भी कुल मिलाकर कितने शेयर्स बन रहे हैं। तो ये करीबन 22,500 शेयर्स हमारे थे, उनमें से उनको बोनस शेयर कितने पे करने पड़ेंगे, तो उसका जो रेशियो है वो कितना है, 1:5 मतलब 22,500 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 4,500 शेयर्स इतने बनेंगे। हालांकि हमने पहले कुछ कन्वर्जन भी किया है तो उसका कैलकुलेशन भी हमें करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं, साथ साथ में हम वर्किंग करते जाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी जो कॉल है वो वाली। तो अप्रैल 1 को हमने 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फाइनल कॉल किया है। ये कितने शेयर्स है, 650, कितने रुपए मंगवाने थे, 20, तो ये हो जाएगा हमारा 13,000 रुपया। टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी बैंक में ये पैसा आएगा, हम मान लेते हैं कि उसी दिन आ गया है, इसमें हम डेट खाली रख देते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट 13,000, टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारा अकाउंट मनी रिसीव्ड। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है, अगर ये नहीं लिखते तो मार्क कट जाए। अभी इसका हमने रिडेम्पशन किया। रिडेम्पशन कब किया, 1 जून को। 1 जून को रिडेम्पशन कैसे किया, preference shares and redeemed the same at a premium of 10% on 1 June. तो 10% रिडेम्पशन हमें मतलब प्रीमियम पे करना है। 15% 1 जून को 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसे हम डेबिट करेंगे। 65,000 अमाउंट थी, 650 मल्टीप्लाई 100 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब अकाउंट का नाम लिखते हैं तो ऐसा लगता है पूरा एड्रेस लिख रहा है, लेकिन लिखना पूरा है।
चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि पैसा कहाँ जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना जाएगा 70/500। अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो था उसकी एक एंट्री है, उसे देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है, और रियलाइज करने के बाद हमने पेमेंट किया था। The investment of the face value of 20,000 are sold at the market price which is 150% of the face value, मतलब 30,000 रुपया। तो ये इन्वेस्टमेंट का पैसा है। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री है, इसे समझ लें। देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो 50,000 वाली है, उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर 1,00,000, मतलब अगर आप 20,000 रुपए का सोल्ड करते हो फेस वैल्यू, तो 40,000 रुपए की एंट्री आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देनी है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डबल, जस्ट डबल। तो ये 10,000 आपको क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है। प्रेमा फेसी जो आपको गेन लग रहा था, इनफैक्ट इट इज ए लॉस, क्योंकि 200% के बजाय 150 ही मिला है। तो ये आपको लॉस बुक करना है। बीइंग इन्वेस्टमेंट शॉर्ट and loss of rupees 10,000 debited to P&L. My dear friends, this is one of the best adjustment, इसे थोड़ा याद रखना और इसका आगे जाके आप इस्तेमाल शायद कोई क्वेश्चन में हो तो अच्छी तरह से कर। It is decided to issue sufficient number of equity shares of rupees 10 each at a premium of 25% after leaving a balance of 50,000 in bank account. देखिए अब हमें 50,000 रुपया जो है, मतलब कितने शेयर्स हमने इश्यू किए हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर हमारी शेयर्स की अमाउंट तय नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे ये हमें गिनना है। देखिए 50,000 रुपया हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2.5। 2.5 क्या है, प्रीमियम है, कितना 25% ऑफ 10 रुपीज। तो ये 50,000 को आप जब 12.5 से करते हो तो 4,000 शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो। अब क्या होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट, कितने रुपए चाहिए आपको, 50,000। दूसरी चीज क्या है, क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 40,000 से। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने से, ऑफ कोर्स 10,000 से। तो ये जो हमारा अकाउंट हमने नया इश्यू किया, वो हमने क्यों इश्यू करना पड़ा, क्योंकि हमें जो है वो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में पड़े पैसे 71,500 को हम बैंक अकाउंट में से पेमेंट कर देते हैं। क्या बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, 50,000 तो अभी अभी आया है, पहले कितना था 28,500। तो ये कुल मिलाकर जो बैलेंस है उनमें से ये पेमेंट हो जाएगा। चलिए चिंता की बात नहीं है। दिस इज द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस। तो ये हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ। अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए
हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो किया वो कितने का था। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भाई 65,000 रुपीज का आपने प्रेफरेंस शेयर्स थे, उनमें से 40,000 रुपए के आपने फ्रेश इश्यू किए। यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रीमियम की बात नहीं होती। तो 25,000 रुपये जो है ना, वो आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में से ले सकते हो, या तो आप जनरल रिजर्व में से ले सकते हो। ये फ्री रिजर्व होना जरूरी है बस। तो ये मैं 25,000 की एंट्री कर रहा हूं टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेरा शॉर्टफॉल हुआ है कैपिटल का। कितने का हुआ? 65,000 मैंने पे किया, 40,000 फ्रेश इश्यू किया, 25,000 का शॉर्टफॉल था, तो हमने सीआरआर में फंड ट्रांसफर कर दिया। अभी हमने प्रीमियम पेड किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,500 से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 6,500 से एंट्री को हम एडजस्ट करेंगे। अभी आते हैं हमारे बोनस के पास। यहां पर यह तय किया गया है कि it was also decided to convert the partly paid up equity shares into fully paid up without requiring the shareholders to pay for the same। इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है कि 22,500 इक्विटी शेयर्स थे, तो 22,500 अगर इक्विटी शेयर्स है और 50 पैसे इसमें कम है, तो कुल मिलाकर 11,250 रुपया। ये हम पैसा P&L या तो जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सेक्शन 133 कंपनी है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें पता नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे P&L टू बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट 11,250। अभी हमें फाइनल कॉल भी करना पड़ेगा, तो फाइनल कॉल कर देते हैं 11,250 का और ये फंड ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, तो पहले फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 11,250 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 11,250 बोनस में पार्क किए गए पैसे हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 11,250 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये 11,250। अभी हमें एक और काम करना है, वो है बोनस इश्यू करने का। बोनस कैसे हमने इश्यू करना है वो हम समझते हैं। On 1st July, the board decided to issue fully paid bonus shares to equity shareholders in the ratio of 1:5। देखिए, कुल मिलाकर कितने शेयर्स है वो हमें देखना है। फर्स्ट जुलाई को बोर्ड ने तय किया था, तो 1 जुलाई की एंट्री होगी बोनस शेयर की। हमारे पास पहले जो थे वो 22,500 शेयर्स थे, फिर हमने 4,000 शेयर्स और इश्यू किए जब जरूरत थी प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करने की।
तो ये हमारे पास कुल मिलाकर कितने शेयर हुए 26,500 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 1:5 का रेशियो है। तो मैं 22,500 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ तो 5,300 शेयर्स आते हैं और इसकी अमाउंट जो होगी वो 53,000 रुपीज होगी। तो पहली एंट्री हम कैसे करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखिए जब भी बोनस इश्यू करते हैं तो इस अकाउंट को पहले खत्म करते हैं क्योंकि इसका लिमिटेड यूज है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी सेम चीज है, जितना उसमें बैलेंस रहेगा उसको हम उठा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो अलग अलग फिगर है, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपया पड़ा है, पुराने वाला सिर्फ 500 रुपया है, नए वाले को हम टच नहीं कर रहे हैं। मतलब 500 था और नए वाला 10,000, तो 500 प्लस 10,000, तो ये 10,500 हम वहां से ले रहे हैं। फिर हमारे पास एक है कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश। अगर ये अदर देन कैश होता तो उपयोग नहीं कर पाते, तो उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बाकी अगर कुछ बचा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये आंसर जो है मैंने आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स में से लिए हैं। ये फिगर जो है बेस्ड ऑन फ्री रिजर्व के आधार पर चेंज हो सकते हैं, तो इसमें अगर आपका आंसर थोड़ा भी डिफर आता है डोंट वरी, ये हैंड जो है वो चेंज हो सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। चलिए तो अब बात करते हैं बोनस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, कितने आ गए 53,000। बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 53,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 53,000 है। सो ये हमने इश्यू किए नए बोनस शेयर्स इश्यूड इन 1:5 रेशियो, जिसका कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं और उसमें रही नोट को समझ लेते हैं। यहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन था, आपको 18 मिनट में कंप्लीट करना था। मैं करीबन 21 मिनट ले चुका हूँ, लेकिन इसमें आपको एग्जाम में आराम से हो जाएगा 18 मिनट में, क्योंकि आपको और कुछ एक्सप्लेन करना नहीं होता है। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा लंबा था, नोट को देख लीजिए। Different combination of the utilization of available balances of general ledger and P&L is possible in the given entries. दूसरी नोट, सिक्योरिटी प्रीमियम has not been utilized, ये सोच करके भी सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो ये डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड वन, as per the sequence of the information given in the question, it has been considered that the fresh issue of the equity shares is made at the time of the redemption of preference shares। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के समय नए इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं। क्वेश्चन जो था उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं अगले शब्द में। May 23 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। ऑन 1st April 2018, Improvis Limited issued 75,009% debenture of ₹100 each at a premium of 5%, मतलब 105 रुपये इसको पेमेंट करने हैं। The debentures are redeemable at 10% premium। तो ये जब रिडीम होगा तो 10% प्रीमियम यानी कि 110 रुपये से वापस रिफंड करेंगे। ऑन 31st March 2023, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो हमें गिनना है कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो लॉ को समझना पड़ेगा। सेक्शन 71 जो है वो पिक्चर में आएगी। वॉज मेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑन
30th April 22, earning interest of 8%. You are required to pass the general entries for the year 22-23 related to the investment एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई अगर आपके पास जो इस साल के अंत तक जो आपको पेमेंट करना है उतनी अमाउंट का 15% का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब कि जो आपका डिबेंचर है वो कितने का है? वो है 75 लाख का। तो 75 लाख के आपके डिबेंचर पेएबल हो गए, उसका 15% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये 75 लाख, उसका 15% 11,25,000 होता है। अब ये 11,25,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट DRRI अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे और बैंक को भिजवा देंगे। सो ये जो है हमारा 11,25,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ये इंटरेस्ट समेत पैसा वापस कब आएगा? जब हम डिबेंचर को रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो हमें बैंक के अंदर ये पैसा वापस आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो पहले समझ लें। देखिए मैं यहाँ पर DRRI अकाउंट लिखता हूँ। ऐसे लिखने से मार्क कटने की संभावना रहती है, लेकिन आपने अगर एक बार फुल लिख दिया और उसका ब्रैकेट में ऐसा कर दिया तो आप दोबारा इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे और परीक्षक अच्छा है तो आप पर कृपा करके करेगा। रिस्क नहीं लेना है, फुल लिखना है। मैं यहाँ पर वक्त बचाने के लिए शॉर्ट में लिख। चलिए चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन DRR अकाउंट, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें करना है। हमारा इन्वेस्टमेंट था 11,25,000 का। हमें बताया गया है कि 8% इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन कितना वक्त बैंक के पास रहा? 30th अप्रैल को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और 31st मार्च को रिडीम होता है तो 11 महीना रहता है और 11 महीने का इंटरेस्ट आपको गिनना है। तो चलिए 11,25,000 का 8%, 90,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 82,500। ये 82,500 के साथ आपके 75 लाख भी तो वापिस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका कितना रुपया आएगा वापिस? सॉरी 11,25,000 भी वापिस आ रहे हैं, तो प्लस 82,500, तो 12,07,500 रुपया आपका वापिस आएगा। तो ये आपका 12,07,500 है। उसका दो बाइफरकेशन, DRRI अकाउंट 11,25,000 और 82,500 इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। अभी हमें डिबेंचर को रिडीम करना है। रिडीम करने में हमें क्या करना है? 10% पे करना है प्रीमियम। तो 9% रेफरेंस से जो हमारा 9% डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 75 लाख हो जाएगा। हमारा दूसरा अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको डेबिट करके 7,50,000 हम डेबिट करेंगे 10% के हिसाब से एट द रेट 10% टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 82,50,000. This is the redemption amount due. अभी हमने नोशनल एंट्री डाली है, तो अभी पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलिए करते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 82,50,000 to बैंक अकाउंट
82,50,000। अभी हमने जो हम रिडेम्पशन कर रहे हैं DRR अकाउंट को, उसको हमें ट्रांसफर करना है। कहां पर? जनरल रिजर्व में। ये कितनी राशि होगी? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको DRR बोलते हैं। डेबिट कितनी अमाउंट है? 7,50,000 टू जनरल रिजर्व। अभी हमको इंटरेस्ट ऑन DRR मिला है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 82,500 टू P&L अकाउंट 82,500। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक और एंट्री डालनी है। कौन सी? जो प्रीमियम पे किया है उसकी। कौन सा प्रीमियम पे किया है? 7,50,000 का। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री हम फाइनली एडजस्टेड टू P&L। इसके साथ हमारी सारी गतिविधि पूरी होती है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। साथ में इसमें कुछ अल्टरनेट पद्धति दी हुई है कि भाई आप कंबाइन कर सकते हो एंट्री को, तो वो भी दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी नॉलेज का टेस्टिंग भी है। सिर्फ आपको मैथमेटिकल या सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखनी है, आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंटेज रिजर्व क्रिएट करना है। रिजर्व जो क्रिएट करना है 10% के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट करना है वो 15% के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। सो ये जो है नोट यहाँ पर लगाया गया है। The following set of journal entries may be combined with other entry or may be presented as a separate entry. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो है वो 6,75,000 है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट को आपको देना है और बैंक में इसको पास ऑन करना है। तो ये एक एंट्री जो है वो आप कंबाइन भी कर सकते हो और अलग से भी कर सकते हो। तो ये हमें एंट्री करनी है 6,75,000 की। किसको? डिबेंचर होल्डर को। क्योंकि 9% था 75 लाख का, तो 9% जो है वो 6,75,000 होता है। दूसरी जो नोट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन DRRI, वो 11,25,000 पर 8% से हमने कैलकुलेशन किया था 82,500। तो ये जो एंट्री है वो भी आपके आंसर में देखनी जरूरी है, नहीं तो मार्क कट सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सम के अंदर। May 23 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। Storac Limited is a subscribed capital of rupees 21 lakh in equity shares capital consisting of rupees 1,50,000 shares। मतलब कि दो हिस्से है इक्विटी शेयर्स के अंदर। एक है 1.5 लाख का जो कि फुली पेड है, 1 लाख शेयर्स जो है ₹10 ईच, कॉल्ड अप कैपिटल ₹6 पर शेयर, मतलब ये पार्टली पेड है। On 1st April 23, the company decided to convert the partly paid up shares into fully paid up shares by way of bonus issue, and holders of fully paid up shares are also allotted fully paid up bonus shares in the same ratio। तो ये रेशियो हमें निकालना होगा। फॉलोइंग फिगर अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस शीट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 80,000, कैपिटल रिजर्व है 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 220, जनरल रिजर्व 1250, प्रॉफिट है 2,40,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 75,000 फॉर इश्यू टू वेंडर्स परस्यूएंट टू अ स्कीम ऑफ एब्सॉर्प्शन। मतलब ये जो है 75,000 इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। फाइन। इट वाज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। अब
फ्री रिजर्व में दो चीजें प्रोमिनेंट है, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है इसका इस्तेमाल हम सिर्फ बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप के लिए कर पाते हैं, तो हमारा जो पार्शियली पेड अप है इसमें ये नहीं चलेगा। कैपिटल रिजर्व में क्लैरिटी नहीं है कि ये कैश में हमने रिसीव किया है कि नहीं। इफ इट इज अदर देन कैश वी आर अनेबल टू यूज इट, तो इसको भी इस्तेमाल नहीं करें। सिक्योरिटी प्रीमियम सेम चीज, पार्शियली शेयर जो पेड अप है उसमें उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम पहले 4 लाख रुपए की एक एंट्री पास करेंगे। हमारे लिए एंट्री के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारा पहला हिस्सा है, ये है पार्शियली पेड अप शेयर्स को हम फुली पेड अप शेयर्स बना रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, इसमें 3 एंट्रियां आएगी। जनरल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे 4 लाख रुपीज से, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 लाख रुपीज क्रेडिट करेंगे। नरेशन आप कंप्लीटली लिखते रहना। बोनस इश्यू ऑफ फॉर लाख रुपीज, इसमें दूसरी एंट्री हम करने जा रहे हैं। ये दूसरी एंट्री किस चीज की होगी, ये होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल क्योंकि पहला कॉल में हम 6 रुपीज कलेक्ट कर चुके हैं, तो ये डेबिट होगा 4 लाख से। ये राशि पूरी कहाँ जमा होगी, ये अमाउंट हम जमा करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। ये क्या है, बोनस partially paid shares made fully paid। ओके, अब तीसरी एंट्री बहुत ही इजी है, ये हम बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जो हमने फंड पार्क किया था 4 लाख रुपीज का, उसको डेबिट करके हम फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये 4 लाख रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। किस चीज की हो गई, बोनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं दूसरा बोनस जिसमें हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर हमें एक वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारा जो रेशियो है, रेशियो ऑफ बोनस partially shares, that is 6 lakh to 4 lakh rupees। मतलब कैपिटल पेड अप कितना था, 6 लाख था, बोनस कितना आपने दिया 4 लाख का। तो अगर फुली पेड वाले लोग हैं, उन्होंने 15 लाख रुपया पेड अप किया है, तो उनको कितना बोनस पे करेंगे। कैलकुलेशन इजी है, 15 लाख मल्टीप्लाई 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, तो ये आंसर आएगा 10 लाख रुपीज का। चलिए 10 लाख रुपीज हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए अब हमें 3-4 अलग अलग अकाउंट से फंड लेना है। तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये 10 लाख रुपया हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले हम रुपीज उठा लेते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये 80,000 रुपया है। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें लियन लगा हुआ है, 2,20,000 राशि है, उसमें से 75,000 माइनस करेंगे, 1,45,000 रुपया बचेगा। अब जनरल रिजर्व हम नोट लगाएंगे कि कैपिटल रिजर्व्स में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो हमारा जो लास्ट बचा वो क्या बचा, जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस को हमें टच करने की आवश्यकता नहीं रही।
सो 10 लाख माइनस 80,000 माइनस 1,45,000, ये बनता है 7,75,000 रुपीज। अभी सिर्फ एक एंट्री बची है, ये हमारे सेकंड ग्रुप की एंट्री है। इसमें पहली एंट्री हमने की और फाइनल एंट्री क्या करेंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10 लाख से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप लिखेंगे 1 लाख shares of ₹10 issued as bonus। रेशियो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो 3:2 या तो 2:3। एवरी 3 शेयर पर 2 शेयर हमने इश्यू किए। ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक अल्टरनेट जो आंसर है उसकी चर्चा की गई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने कैपिटल रिजर्व ये मान के चलते हैं कि ये कैश में हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, तो आपको फ्री रिजर्व में से सिक्योरिटी मतलब जनरल रिजर्व में 7,75,000 के बजाय 6,75,000 यूज करना है, और ये जो अकाउंट है पर्टिकुलर हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट वो 1 लाख से डेबिट हो जाए। सो दिस वाज द नोट। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सम के अंदर। बाकी जो एंट्रीज थी जो अभी हमने की वो दैट इज एज पर आवर सीक्वेंस। नवंबर 22 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द एक्सपेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सी केमिकल्स एज ऑन 31 मार्च 22। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख के, कॉल इन एरियस मतलब इतना पैसा नहीं आया 20,000, जनरल रिजर्व 7 लाख का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 का है। It is provided that preferences are of 100 each, fully called, due for immediate redemption at a premium of 5%। मतलब जो भी रिडेम्पशन हमें करना है वो कितने शेयर्स का होगा वो अभी हम देख लेते हैं। Call in areas are on account of final call on 1,000 shares held by 4 members whose whereabouts are not known। मतलब ये जो पैसा है ये अब हमें फॉरफिट करना पड़ेगा, फाइनल कॉल जो है वो नहीं आया है ऐसा बताकर। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी फुली यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन एंड द शॉर्टफॉल टू बी मेड गुड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हमें ये कितने शेयर इश्यू करने हैं। The redemption of preferences was duly carried out. You are required to pass the journal entries. Narration not required. Very good. Great. To give effect to the above redemption. चलिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे पहले एक वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे। वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करना है कि भाई कितने रुपीस का हमें फॉर फीचर करना है, नंबर ऑफ शेयर्स to be forfeited। दूसरी हमारी वर्किंग नोट जो बनेगी वो बनेगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। देखिए कॉल इन एरियस कितना है, कॉल इन एरियस है वो है 20,000 का। तो वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि कॉल इन एरियस आर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर्स। हर एक शेयर कितने की अमाउंट का है, हर एक शेयर जो है वो 1,000 शेयर्स का, 1,000 शेयर्स है, 100 रुपीज का है, तो ये कुल मिलाकर 1 लाख रुपया बन गया। इनमें से कॉल इन एरियस कितना रुपया है 20,000, तो अमाउंट टू बी फॉरफिटेड वो बन जाएगा हमारा, या तो कितना रुपया जो मिला है दैट विल बी द फॉरफिटेड अमाउंट 80,000। ये एक हमारी वर्किंग नोट कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी वर्किंग नोट
इससे हमें ये पता चला कि अगर हम 1 लाख के शेयर्स जो है वो हम फॉरफिट कर रहे हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 लाख के शेयर है। 10 लाख के शेयर्स में से 1 लाख रुपया फॉरफिचर हो रहा है, -1 लाख, दैट इज 9 लाख। ये कौन सी अमाउंट है? दिस इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड। अब बारी आती है लेस प्रॉफिट अवेलेबल, यानी कि फ्री रिजर्व हम जिसे कहेंगे। हमारे पास दो चीजें हैं, एक जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। एक है हमारे पास 7 लाख रुपया। हाउएवर इनमें से हमें कुछ अमाउंट अलग रखनी पड़ेगी। कितनी अमाउंट अलग रखनी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो भी हम प्रीमियम पेड करेंगे, प्रीमियम कितना पे करना है? 5%। तो 5% ऑफ 9 लाख, इतनी राशि का हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वो ले जाना पड़ेगा, हमारा जनरल रिजर्व में से इतनी अमाउंट डेबिट होगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये 45,000 है। 45,000 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 6,55,000 बचता है। इतनी राशि अगर हम 9 लाख में से निकाल लेते हैं तो हमारा जो शॉर्टफॉल बचेगा, ये शॉर्टफॉल बनेगा 2,45,000 का। अभी 2,45,000 शेयर हमें नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, तो ये हम 2,45,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 24,500 शेयर्स टू बी इश्यूड। ये हमारी दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट हो गई। अब बारी है जनरल नोट, जनरल एंट्रीज की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। हमारी जो पहली एंट्री होगी दैट विल बी फॉरफीचर, तो इसको डेबिट करेंगे 1 लाख से। टू फॉल्स इन एरियस, ये 20,000 है। बाकी के 80,000 हम शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में ले जाएंगे। So this is forfeiture of shares because of holders unknown। ये हमने क्यों स्टेप लिया? क्योंकि होल्डर अननोन था। अब बारी आती है हमारी शेयर्स इश्यू करने की, ताकि हमारे पास सफिशिएंट फंड रहे और हम लोगों को पे कर सके। तो चलिए हम इश्यू करते हैं 2,45,000 के शेयर्स का। सो इक्विटी शेयर्स इश्यू, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 2,45,000 टू इक्विटी शेयर। यहां पर मैं डायरेक्ट क्रेडिट कर रहा हूं। आपको एक एंट्री और बढ़ानी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ले जा सकते हो। ओके, सो दिस इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 24,500 मल्टीप्लाई 10। चलिए अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो है जनरल रिजर्व में से हमें फंड ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है कि भी हमें टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है। 9 लाख में से हमारा 2,45,000 के नए शेयर बन गए हैं, तो बाकी की जो रकम है वो हम कहाँ ले जाएंगे? वो हम जनरल रिजर्व को डेबिट करके ले जाएंगे हमारे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में।
transfer to CRR for the amount not covered by equity share issue. अभी हमें और एंट्रीज हमारी बाकी है। अभी एक्चुअल में हम पेमेंट की ओर जा रहे हैं। ये पेमेंट हम किस चीज का कर रहे हैं, या तो रिडेम्पशन किस चीज का कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने 1 लाख ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, तो अब इसमें 9 लाख बचे हैं। ये फंड के साथ हमें प्रीमियम पेड करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ये 5% है, तो 45,000 हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये हो जाएगा 9,45,000। ये फंड को हम ज्यादा दिन रोकना नहीं है, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देना है हमें। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का जो है डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 9,45,000 टू बैंक अकाउंट। ये 9,45,000, दिस इज पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए इतना हो गया। अभी एक और कार्य हमें करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 45,000 से। क्यों डेबिट करना है भाई? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे और वो अकाउंट को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर पूरी होती है। चलिए मैं आपको इसका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। प्रेजेंटेशन 2 प्रकार से आईसीआई ने किया है। मैंने जो बताया आपको वो अल्टरनेट मेथड थी। एक और मेथड से आईसीआई ने प्रेजेंटेशन किया है, वो भी आप देख लीजिए। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इक्विटी शेयर सिर्फ 2 लाख रुपए ही इश्यू किया है, और यहाँ पर रिडेम्पशन रिजर्व में जो ट्रांसफर किया है वो सिर्फ 7 लाख रुपया ही किया है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 45,000 रुपीज जो था वो उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है। देखिए, ये जब आपको करना है तब आप श्योर होना चाहिए कि ये कंपनी सेक्शन 133 में फॉल करती है या नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रीमियम पेएबल on redemption of preference share is per the information given in the question, assuming that the company referred in the question is not governed by section 133 of the Companies Act and company is not required to comply with the prescribed accounting standards। हमने जो assumption लिया था वो ये लिया था कि कंपनी जो है वो सेक्शन 133 में कंप्लाई करने वाली कंपनी है। However, certain class of the companies whose financial statement comply with the accounting standard as prescribed under section 133 of the Companies Act can't apply the security premium account for the purpose of premium on redemption of preference share. Hence, general reserve is utilized instead of security premium for premium payable on redemption of preference shares। In that case, the solution will be given as follow, जो हमने किया। और मेरे ख्याल से अगर आप ये अल्टरनेट वाला सॉल्यूशन फॉलो करते हो तो आपको कभी भी कुछ गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। सेकंड चीज, आपको एक छोटा सा नोट लिखना ही पड़ेगा कि हम ये मानते हैं कि कंपनी इज कंप्लाइंग विद सेक्शन 133। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले शम के अंदर। दिस वाज अबाउट दिस। ये 5 मार्क था और हमें 9 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन की वजह से ये लंबा चल गया। यस फ्रेंड, नवंबर 23 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और एग्जाम के अगले दिन करके जरूर जाना। आपके कंसेप्ट एकदम पावरफुल रहेंगे। Z Limited decide to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. Fine.
Company is offering 2 new shares for every 5 existing shares held by the shareholders. The market value of the share is rupees 420 per share. Company is offering each share at a 245 per share. बहुत ही हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं। 420 माइनस 245 यानी कि 175 रुपीज का डिस्काउंट है। और कंपनी इज calculate the value of the right and the x right market price of its share। तो ये राइट की वैल्यू कितनी है वो हमें गिनना है, और एक्स राइट यानी कि जब इश्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मार्केट में कितना रुपया इसकी शेयर्स की प्राइस हो सकती है वो हमें समझना है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहेगा। सबसे पहले एक्स राइट वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसका एक फॉर्मूला है। क्या है? कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स प्लस राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस divided by existing number of shares plus new number of right shares। तो जो एग्जिस्टिंग हमारी प्राइस थी वो कितनी थी? 420 रुपया। उसे कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स कहेंगे। और ये कैसे इश्यू कर रहा है? नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं है, हमें पता है सिर्फ प्रपोर्शन। कितना प्रपोर्शन है? 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो हम क्या करेंगे? 420 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे 245 जो नए शेयर्स की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 420 वाले 5 शेयर थे, 245 वाले 2 शेयर है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें मिलता है 2100 प्लस 490 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम टोटल करते हैं तो क्या होता है? फिगर जो हमारा आएगा ₹370 पर शेयर। 370 पर शेयर एक्चुअल में क्या हो जाएगा? इट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो कि ऑफर किया जा रहा है। अब वैल्यू ऑफ राइट समझते हैं। अभी हमें वैल्यू ऑफ द राइट कितना मिला, ये नए शेयर का प्राइस बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे गिनेंगे? वैल्यू ऑफ राइट बहुत सिंपल है। कम राइट वैल्यू जो हमारे केस में है ₹420 माइनस एक्स राइट वैल्यू जो कि हमारे केस में हमने कैलकुलेट किया ₹370, इट इज ₹50 पर शेयर। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो राइट दिया है, अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो आपको 2 शेयर्स इश्यू करते हैं, मतलब 5 शेयर है तो आपको 100 रुपीज की वैल्यू मिल रही है। अब आपके पास कंसीडर कर लो 500 शेयर्स है तो 10,000 रुपीज की वैल्यू आपको मिल रही है। इसका आप थोड़ा अलग से भी एनालिसिस कर सकते हो। कैसे? देखिए मेरे पास कितना नया प्राइस बनेगा ऐसा अनुमान है ₹370। ये 370 है, उनमें से हम 245 जो कि इश्यू प्राइस है माइनस करते हैं तो कितना रुपया बचता है? 125। ये 125 जो है मुझे कब मिलेगा? अगर मुझे 2 सेट्स मिल रहे हैं तो मुझे 250 रुपये मिलते हैं, लेकिन 2 सेट्स कब मिलेंगे? जब मेरे पास 5 शेयर्स हो तब। तो 5 शेयर्स है तो मुझे 2 शेयर मतलब 250 का फायदा होगा। 1 शेयर है तो मुझे कितने का फायदा होगा? 250 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 50 रुपीज। तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हो, दोनों में कैलकुलेशन सेम है।
सो विथ दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस सम। बहुत ही सिंपल सा था इसमें, लेकिन कंसेप्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज द आंसर। 50 रुपया पर शेयर वैल्यू ऑफ द राइट। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने हमारे एंटायर 11 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है विथ 5 प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। हमारा एक भी इलस्ट्रेशन, एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में नहीं है जो हमने हमारे सेशन में कवर नहीं किया है। एंड विथ हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग हमने करीबन ये 67th लेसन होगा जो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। आप सबके पेशेंस के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे अकाउंटिंग में हम मास्टरी नहीं पा सकते। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हमारा सब्जेक्ट होता है तो वो होता है अकाउंटेंसी। आप देखेंगे कि बाकी सभी जो है पेपर्स वो इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। मतलब ये ऑडिट करना है तो किस चीज का करना है, अकाउंटिंग बुक्स का। आपको लॉ पढ़ना है तो किस चीज का पढ़ना है, कॉमर्शियल लॉ, मतलब अकाउंटिंग में आप जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करने वाले हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अकाउंटेंसी को पावरफुल बनाए, इतना पावरफुल बनाए कि आपके दूसरे सब्जेक्ट को भी वो हेल्प करे। एंड ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगले सीजन में, तब आप लोग इंटर में आ चुके होंगे तो हमारी मुलाकात चलती रहेगी। आई होप कि आप फाउंडेशन इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।